राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक रानी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम पुरस्थल था। वहाँ के राजा का नाम प्रबोध प्रताप सिंह था। राजा प्रबोध प्रताप ने जो अपना विवाह किया था वह एक साधारण परिवार की लड़की से किया था जिनका नाम सुखमती था। रानी सुखमती एक साधारण परिवार से थी। उनका परिवार कबीलों में रहता था। वे लोग नृत्य गायन करके अपना जीवन यापन करते थे। उस कबीले में सुखमती बहुत ही सुंदर और निपुण नृत्यांगना थी। सुखमती सुंदर भी बहुत थी। उसको नृत्य करते देख ना जाने कितने लोग अपना हृदय हार बैठते थे। उसकी खूबसूरती का बखान दूर दूर तक होता था। हर कोई उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उनके कबीले की परंपरा थी कि कन्या अपनी पसंद का ही वर चुनकर विवाह कर सकती थी। उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाती थी। एक दिन राजा प्रबोध अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने जब उस कबीले के पास पहुँचे तो उन्होंने सुखमती को नृत्य करते हुए देखा और उस पर मोहित हो गए। उन्होंने कबीले में सुखमती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुखमती के पिता को और सुखमती को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने राजा के विवाह को स्वीकार कर लिया। राजा प्रबोध सुखमती का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। अब वो रानी सुखमती बन गई। राजा प्रबोध के माता पिता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। माता राजा की माता बचपन में ही अकेले छोड़कर चली गई थी और पिता भी किसी युद्ध में अंदरूनी चोट लगने के कारण वे युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी मौत के गाल में समा गए और राजा प्रबोध को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद राजा प्रबोध को पुलस्त राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। राजा प्रबोध ने सुखमती से विवाह तो कर लिया, लेकिन सुखमती के कबीले में एक दिग्विजय नाम का युवक था जो सुखमती को बहुत प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन सुखमती ने उससे विवाह के लिए कभी भी हाँ नहीं कहा था। जब सुखमती ने राजा प्रबोध से विवाह कर लिया तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने पड़ोसी राजा कीर्ति नगर था, जो पड़ोसी राज्य, वहाँ के राजा से जाकर, जो कि वहाँ के राजा का नाम चंद्रदर्शन था, उससे मित्रता कर ली और राजा चंद्रदर्शन और राजा प्रबोध में आपस में बैर था। सुखमती की सुंदरता का बखान उसने राजा चंद्रसेन के आगे कर दिया। अब चंद्रसेन सुखमती की एक झलक पाने को जो ललायत हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं पुलस्त देश के राजा से अपने सारे बैर भुलाकर मित्रता कर लूं, फिर उसके सारे राज जानने के बाद मैं उसके राज्य पर चढ़ाई कर दूंगा और सुखमती मेरी हो जाएगी। और यही योजना दिग्विजय भी बना रहा था। राजा चंद्रसेन जब पुलस्त राज्य को जीत जाएंगे तो मैं उन्हें मारकर सुखमती को प्राप्त कर लूँगा। सब अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। इसी तरह 3 साल का समय बीत गया। उधर रानी सुखमती 2 साल की उनकी बेटी थी। उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया था और वे एक माँ बन चुकी थी। राजा प्रबोध अपनी रानी और पुत्री के साथ बहुत ही खुश थे। आज बहुत समय बाद राजा प्रबोध प्रताप सिंह को अपने राज्य के कार्यों में बड़े ही व्यवस्था से उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला और वो निश्चिंत होकर अपनी रानी और पुत्री के साथ अपने बगीचे में समय बिता रहे थे। तभी एक सेविका संदेशा लेकर आई, राजन, कीर्ति नगर के राजा चंद्रदर्शन महल में पधारे हैं और शीघ्र ही आपसे मिलने के इच्छुक हैं। राजा प्रबोध बोले, उनसे कहो कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं
और तभी रानी सुकमती निराश होकर बोली, ऐसा भी क्या व्यवस्था है राजन कि इतने आप व्यस्त रहते हो कि परिवार के पास तो आपके लिए समय ही नहीं है कि अपने परिवार को समय दे सको। इतने दिनों बाद तो आपके साथ समय बिताने को मिला, ऊपर से आपके ये नए मित्रगण भी आ गए जिनसे आपकी पहले कभी बनती नहीं थी। उन्होंने आकर रंग में भंग मिला दिया है। राजा मुस्कुरा उठे, रानी थोड़ा सब्र रखिए, आपको भी अवश्य समय मिलेगा। और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। और रानी ने जो उनकी बेटी थी नीलांजना, उन्होंने अपनी राजकुमारी का नाम नीलांजना रखा था, उसे रानी की गोद में राजा देकर चले गए क्योंकि वे अपनी बेटी को खिला रहे थे। तभी अपनी रानी जो अपने दुखी मन को लेकर रह गई। राजा चंद्रदर्शन ने अब राजा प्रबोध से गहरी मित्रता कर ली थी। उस अपने गुप्तचरों की सहायता से राज्य की एक एक चीज की खबर राजा चंद्रदर्शन ने ले ली थी। अब बस वो किसी रोज भी आक्रमण की योजना बना रहे थे और राजा प्रबोध अब उन पर पूरी तरह विश्वास करने लगे थे। उन्हें इस योजना के विषय में कुछ भी पता नहीं था। तभी राजा प्रबोध अतिथि कक्ष में पहुंचे और राजा चंद्रदर्शन उनसे गले मिले। इसी बीच चंद्रदर्शन ने अपनी कटार निकाली और राजा प्रबोध के सीने में घोंप दी। वहाँ उपस्थित सैनिकों ने कहा, सारे महल के लोगों को बंदी बना लो। इसी बीच रानी तक जैसे ही खबर पहुंची, उन्होंने अपने सबसे जो ईमानदार दासी थी, जो कर्तव्यनिष्ठ दासी सौदामिनी थी, जो रानी की दासी थी, रानी उसे अपनी दासी कम सखी ज़्यादा मानती थी और उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। रानी ने अपनी दासी सौदामिनी को बुलाया और अपनी पुत्री नीलांजना को देकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। सौदामिनी महल से राजकुमारी को ले जाने के लिए भागती रही। वो भागते भागते नदी के पास पहुंची और उसने वहाँ से एक छोटी सी नाव को जो नदी के किनारे बंधे पाया था उसे खोला और उसमें बैठकर राजकुमारी को लेकर कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर चल दी। और इधर वहाँ महल में राजा चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध सिंह को मार डाला था। रानी सुकमती को बंदी बना लिया गया। उसने पहले से सारी योजनाएं बना रखी थी। वह तो 3 सालों से अपने गुप्तचरों से राजा की सारी जानकारी और पुलस्त राज्य की सारी जानकारी प्राप्त कर रहा था। वह तो राजा प्रताप को अपना बहुत बड़ा वैरी मानता था और उसने अपनी योजनाओं में सफलता भी प्राप्त कर ली थी। और इस योजना में दिग्विजय ने उनका बहुत साथ दिया था क्योंकि वह तो सिर्फ रानी सुकमती को चाहता था और उसने राजा चंद्रदर्शन से इस विषय पर बात की। राजा चंद्रदर्शन ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी भी क्या है दिग्विजय, पहले हम तो रानी जी के दर्शन कर लें। चंद्रदर्शन के ऐसे शब्द सुनकर दिग्विजय बहुत हैरान हो गया। अब उसे लगने लगा शायद उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसे जब तक अपने लिए पछतावा होता रहा कि उसने बहुत गलत किया है, तब तक चंद्रदर्शन ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया और दिग्विजय को भी बंदी बना लिया गया। उधर चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध को मृत समझकर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रबोध को जो मृत शरीर है उसे नदी में बहा दिया जाए। सैनिकों ने चंद्रदर्शन के आदेश का पालन किया और प्रबोध के मृत शरीर को नदी में बहा दिया गया। अब चंद्रदर्शन रानी सुकमती के पास पहुंचा और बोला, रानी आप हमारी हुई हैं। हमने आपके राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है और आपको हमने जीत लिया है। और बड़े दुख की बात है कि राजा प्रबोध भी अब स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए आप हमारी रानी बन जाइए और सुखपूर्वक जीवन बिताइए। सच मानिए, हम आपको अपने हृदय की रानी बनाकर रखेंगे। इतना सुनकर सुकमती बोली, नीच पापी, अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया तूने, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।
तेरे जैसे इंसान की रानी तो क्या, मैं तो तेरी दासी भी नहीं बनूं। तुच्छ प्राणी, तूने मेरे राजन का मार कर उस अच्छा नहीं किया। तूने मेरे पति का वध किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। वो ऊपर बैठा हुआ सब देखता है, एक न एक दिन अवश्य न्याय करता है। तू ये मत समझना कि तू कुकर्म करके बच जाएगा। सुकमती बहुत ही क्रोधित थी। उसका क्रोध देखकर चंद्रदर्शन थोड़ा डर सा गया। उसे लगा कि रानी क्रोध में कोई गलत कदम ना उठा ले। तो चंद्रदर्शन ने रानी सुकमती को एक बांदी का आदेश दे दिया कि रानी सुकमती को चंद्रदर्शन ने अंधेरे कारागार में डलवा दिया और बहुत ही कड़े निर्देश दिए। चंद्रदर्शन ने सैनिकों को कि रानी सुकमती को अनदेखा ना किया जाए, उन्हें किसी से भी मिलने जुलने नहीं दिया जाए। यहाँ तक कि और वहाँ दिग्विजय को भी बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने सुकमती से प्रेम तो किया था, तो यह क्या हुआ जो सुकमती उससे प्रेम ही नहीं करती, क्योंकि उसको यह आभास हो गया था कि सुकमती रानी तो राजा से प्रेम करती है, उससे प्रेम ही नहीं करती। वह तो यह समझता था कि राजा के साथ उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और वह भी जो दिग्विजय से प्रेम करती थी। लेकिन अब उसे तो जब अनुभव हुआ कि यह तो रानी उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करती, उसने तो बहुत बड़ा छल किया है सुकमती के साथ। पता नहीं वह पछताने लगा और सुकमती के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। उसकी बेटी कहाँ होगी, उसे अपने किए का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके मन में एक विचार आया और पल भर में ही उसने एक योजना बना डाली, क्योंकि उसे किसी भी दशा में सुकमती से मिलकर क्षमा मांगनी थी और उसकी सहायता भी करनी थी। एक दिन फिर से राजा चंद्रसेन दिग्विजय से मिलने कारागार में आए। दिग्विजय ने अपनी योजना के अनुसार अपना कहा कि राजन, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। सो मैं आपके साथ इतनी अशिष्टता से मैंने आपके साथ व्यवहार किया है। आप तो राजा हैं, हमारे अन्नदाता हैं। मैंने तो आपके साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं किया और अभी भी तो रानी सुकमती की पुत्री जीवित है और पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया है। रानी सुकमती ने अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रानी सुकमती से इस विषय में पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो तो बचपन से मेरी मित्र है और सरलता पूर्वक मुझ पर विश्वास कर लेगी। उसे ये भी पता नहीं है कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ, क्योंकि वह नहीं जानती है कि मेरी योजना पर काम करते हुए ही आपने उनके राज्य को जीता है। वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान है और मैं उसका बचपन का मित्र हूँ। जो भी राज उससे पूछूंगा वह जल्दी ही मुझे बता देगी। तो राजन, अगर आपको उचित लगे तो मेरे कहे हुए पर विचार कीजिए और अगर रानी की पुत्री हमें मिल गई तो हम उस पर दबाव डाल सकते हैं, वो आपसे विवाह कर लेगी। राजा चंद्रदर्शन ने उस समय कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। उन्हें रात भर सोच विचार किया कि दिग्विजय जो है सही कह रहा है। उन्हें दिग्विजय की बात सही लगी, क्योंकि वह तो रानी सुकमती को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरे दिन राजा फिर कारागार में आए और दिग्विजय से इस विषय पर बात की। दिग्विजय ने चंद्रदर्शन राजा को विश्वास दिलाया कि इस बार मैं आपकी बात का मान रखूंगा, बस एक बार मेरी बात रानी सुकमती से करवा दीजिए। मैं उनको अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसा लूँगा कि वह सब कुछ एक एक बात मुझे बता देगी। कुछ पल में ही बता देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस पल कोई भी वहाँ ना हो, नहीं तो उसे शंका हो जाएगी कि हम लोग कोई योजना बना रहे हैं। दूसरे दिन योजना के अनुसार दिग्विजय रानी सुकमती से मिलने कारागार पहुंचा। सुकमती के हाथ और पैरों में हथकड़ियां बंधी हुई थी, बाल खुले हुए थे, शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं था, आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। सुकमती की ऐसी दशा देखकर दिग्विजय को रोना आ गया। उसने पहले तो सुकमती से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो सुकमती, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा।
मुझे लगा था कि छल कपट से मैं तुम्हें प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मेरी धारणा गलत थी। अब मेरी अंतरात्मा मेरे हृदय पर प्रहार कर रही है कि जिससे मैं इतना प्रेम करता था उसी को मैंने संसार भर के कष्ट दे दिए, उसके स्वामी और पुत्री से उसे अलग कर दिया है। सुकमती के चरणों में अपना सिर रख कर दिग्विजय बहुत रोया। आज वो सुकमती के सामने अपने पापों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना चाहता था। सुकमती बोली, दिग्विजय, अब जो समय बीत गया, जो होना था वह हो गया, अब पछताने से क्या लाभ? अब क्या लाभ है? तुमने मेरे साथ कुछ भी छल किया, लेकिन मेरा तो जो संसार उजड़ गया। अब मेरे और तुम्हारे रोने से महाराज तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें मेरी सहायता ही करनी है तो मेरी नीलांजना की रक्षा करो, उसे खोजो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामिनी के हाथों में से सौंप दिया था। अगर तुमने नीलांजना की रक्षा कर ली तो मैं तुम्हें हृदय से क्षमा कर दूंगी। दिग्विजय बोला, आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं राजकुमारी की खोज जरूर करूँगा और उसे खोज कर रहूँगा और तुम्हें भी न्याय दिलवाऊँगा। बस जो मैं कहता हूँ तुम वही करती जाओ। तुम्हें थोड़ा सा अभिनय करना होगा राजा चंद्रदर्शन के सामने। और दिग्विजय ने अपनी सारी योजना रानी सुकमती को कह सुनाई। रानी बोली, इस बार कोई छल तो नहीं करोगे? दिग्विजय ने कहा, नहीं सुकमती, मैं वचन देता हूँ, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ कि दिग्विजय बोला। और सुकमती ने अपनी अनुमति दे दी। सारी योजना बनाकर दिग्विजय रानी सुकमती से जाने की अनुमति मांगने लगा और अनुमति लेकर चंद्रदर्शन के पास पहुंचा। उसने राजा चंद्रदर्शन से कहा कि महाराज, राजकुमारी नीलांजना का पता चल गया है, लेकिन नीलांजना का पता आपको मैं तभी बताऊंगा जब आप रानी सुकमती को कारागार से मुक्त कर दोगे। राजा ने कहा, क्यों? चंद्रदर्शन ने दिग्विजय से कहा कि क्यों? तो दिग्विजय ने कहा कि वो इसलिए कि यह बहुत पीड़ादायक था मेरे लिए। सुकमती से पूछा था तो इस अवस्था में मैंने देखा, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं सुकमती से प्रेम करता था, मैं उसे और उसके साथ विश्वासघात किया है मैंने, उसके साथ मेरा हृदय रो पड़ा है। राजा चंद्रदर्शन बोला, ये मत भूलो दिग्विजय, अभी तुम मेरी शरण में हो, अभी भी चाहूँ तो मैं तुम्हें बंदी बना सकता हूँ। नहीं महाराज, दिग्विजय कहने लगा, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था। मैं तो आपका सदैव ऋणी रहूँगा कि आपने मेरे प्राण बख्श दिए हैं। आपके से एक बात और कहना चाहूँगा महाराज। महाराज ने कहा, बोलो, वो क्या बात है? तो दिग्विजय ने कहा कि सुकमती ने आपसे विवाह करने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन वो चाहती है आप अपनी पहली रानी और पुत्र का त्याग कर दें। अगर आपके लिए संभव है तो आपसे विवाह कर सकती है, अन्यथा नहीं। इतना सुनकर राजा चंद्रदर्शन थोड़े विचलित हो गए, क्योंकि उनकी रानी सुतकीर्ति अपने पिता महाराज की इकलौती संतान थी और राजा चंद्रदर्शन को सुतकीर्ति के पिता महाराज ने ही कीर्ति नगर का राजा बनाया था। इसलिए उनको डर था कि वे बहुत दुविधा में थे कि जो रानी सुतकीर्ति और पुत्र सूर्य दर्शनशील को कैसे त्याग सकते हैं। यह राज्य भी तो सुतकीर्ति के पिता महाराज का है। उधर यह बात दिग्विजय सुतकीर्ति से जाकर कहने लगा, महाराज, रानी साहिबा महाराज आपका त्याग करके रानी सुकमती को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपके पुत्र का अधिकार छिन जाएगा और आपको तो शायद महाराज कारागार में डाल दें। रानी सुतकीर्ति थोड़ी सुनकर हैरान हुई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने दिग्विजय से कहा कि महाराज मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और मुझे मालूम भी नहीं। दिग्विजय ने कहा, हाँ महारानी, मैं तो महाराज का सेवक हूँ और लेकिन इतना अन्याय मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया, आपको बताने चला आया हूँ। रानी सुतकीर्ति ने पूछा, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? तब दिग्विजय ने कहा, महारानी जी, एक ही समाधान है। दिग्विजय फिर कहने लगा तो रानी ने कहा कि बोलो, क्या समाधान है? दिग्विजय ने कहा कि आप रातों रात रानी सुकमती को कारागार से मुक्त करवा दें, मैं रातों रात उसे कहीं दूर छोड़ आऊँगा।
बस आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दिग्विजय का इतना कहना था कि रानी सुतकीर्ति ने कहा कि अच्छा उपाय है दिग्विजय, आज की रात ही मैं इस योजना को जो अंजाम दूंगी, बस तुम तैयार रहना। दिग्विजय बोला रानी से कि मैं आपके समक्ष किसी भी समय उपस्थित हो जाऊंगा, कृपया आप आदेश करें। रानी सुतकीर्ति कहने लगी, आधी रात के बाद तुम सचेत रहना, मैं सुतकीर्ति को कारागार से बाहर निकालती हूँ। दिग्विजय कहने लगा, लेकिन महारानी एक समस्या है। रात को महाराज रानी सुकमती का नृत्य देखने वाले हैं और उन्हें पहले ही कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा। रानी सुतकीर्ति बोली, घबराइए नहीं दिग्विजय, इस समस्या का हल भी मेरे पास है। मैं ऐसा करूंगी कि महाराज की सुरा में अचेत करने वाली बूटी मिला दूंगी, जिससे महाराज सुप्त अवस्था में चले जाएंगे और हमारा काम सरल हो जाएगा। दिग्विजय ने कहा, हाँ महारानी, यह सही रहेगा, लेकिन आप पहले ही कारागार जाकर रानी सुकमती से मिलकर अपनी योजना उन्हें बता दीजिए। उनसे मिलकर अपनी योजना बता देंगी तो वे पहले से सावधान हो जाएंगी। रानी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो दिग्विजय। और वो दिग्विजय कहने लगा कि वो तो एक स्त्री हैं और अपने स्वामी और पुत्री से दूर हो गई हैं, उन पर क्या बीत रही होगी और उन पर कितना कष्ट होगा, उनके हृदय में वो कितनी दुखी हैं अपने दिलो दिमाग से। यह तो एक स्त्री के हृदय की बात दूसरी स्त्री समझ सकती है। रानी ने दिग्विजय से कहा कि समय देखकर मैं उससे मिलने जाती हूँ। संध्या के समय महाराज नौका विहार को जाते हैं, उसी समय उससे मिलना ठीक रहेगा। दिग्विजय ने कहा, ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ। हमें अगर किसी ने देख लिया तो यह बात महाराज तक पहुँच जाएगी। संध्या का समय महाराज महल में नहीं थे। उचित समय था। सुकमती से मिलने रानी सुतकीर्ति कारागार पहुँच गई। रानी सुतकीर्ति रानी सुकमती का रूप लावण्य देखकर देखती रह गई और ना जाने उन पर सोचने लगी, ना तो उनके तन पर कोई साज श्रृंगार है, ना कोई आभूषण है, फिर भी इतनी सुंदर है। दूध जैसा रंग है, नीली नीली आंखें और सुंदर घने बाल, बड़ी सुंदर हैं। उनके हाथों में से रानी सुतकीर्ति ने हथकड़ियाँ और पैरों में से बेड़ियाँ खुलवा दी। रानी सुकमती ने अपने कारागार में रानी सुतकीर्ति को देखा था। पूछा कि आप कौन हैं? रानी सुतकीर्ति बोली, मैं राजा चंद्रदर्शन की पत्नी हूँ, मैं रानी सुतकीर्ति हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि रानी सुतकीर्ति कहने लगी, मेरे रहते आपके साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता। मुझे मालूम हुआ है कि राजा ने छल से तुम्हारे राज्य को हड़प लिया है और वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले हो चुका है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, उसे मैं नहीं बदल सकती। सुकमती बोली, रानी कृपया आप क्षमा ना मांगे, मेरा नाम अवश्य सुकमती है, लेकिन मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा है। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। आप कहें तो बताइए कि आप यहाँ कैसे पधारी हैं। फिर भी सुतकीर्ति ने अपने साथ आई दासियों को कहा बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी सारी योजना रानी सुकमती को बता दी। सुकमती ने योजना सुनी और अपनी सहमति जताई और मन में दिग्विजय को धन्यवाद दिया और उसकी योजना सफल होती दिखाई दे रही थी। अब संभव हो कि वह अपनी पुत्री से मिल जाए। रानी सुतकीर्ति की ममता अपनी पुत्री से मिलने के लिए तड़प रही थी। रानी सुतकीर्ति अपनी योजना रानी सुकमती को बताकर चली गई। रानी अपनी पुत्री के लिए बड़ी तड़प रही थी। रानी सुकमती सोच रही थी कि यहाँ से मुक्त होके सबसे पहले अपनी पुत्री को ढूंढेगी। रानी सुकमती को दासियों ने कारागार से निकालकर स्नान करवाया, नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। राजा साज श्रृंगार कर महाराज चंद्रदर्शन के समक्ष सुकमती को लाया गया। सुकमती का रूप सौंदर्य देखकर चंद्रदर्शन देखता ही रह गया। सुकमती ने श्रृंगार भी इस तरह किया था कि वह अपनी योजना के अनुसार जो चंद्रदर्शन उस पर मोहित हो जाए, ताकि योजना में सफलता प्राप्त हो सके। सुकमती ने अब अपना अभिनय प्रारंभ किया और राजा चंद्रदर्शन के सामने नृत्य करने लगी। राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गए
और राजा को तो उसकी भाग भंगिमा देखकर कुछ सुध ही नहीं रही। राजा चंद्रदर्शन तो अपने प्राण न्यौछावर करने तक को ललायित हो बैठे। धानी रंग के परिधान में सुकमती का रूप बहुत खिल रहा था। नृत्य करते समय वह किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। चंद्रदर्शन के हृदय को भेद रहे थे। चंद्रदर्शन मंत्र मुग्ध होता जा रहा था सुकमती पर। सुकमती के जो वह चाह रहा था कि सुकमती के लिए तो वह सुतकीर्ति को भी त्याग देगा। दिग्विजय ने जैसे ही संकेत दिया, सुकमती ने अपना छल से भरा हुआ अभिनय प्रारंभ कर दिया। उसने सुरा से भरा हुआ कलश उठाया और चंद्रदर्शन को सुरा से भरा हुआ प्याला पिलाने के लिए देने लगी। और चंद्रदर्शन सुकमती के प्रेम में वशीभूत होकर उसके आगे पीछे झूमने लगा और सुकमती चंद्रदर्शन को एक एक कर प्याला प्याते जा रही थी। चंद्रदर्शन अब अचेत अवस्था की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही देर में सुरा में डाली गई अचेत करने की बूटी ने अपना असर कर दिया और राजा चंद्रदर्शन जो बेहोश होता चला गया। इतना होने के बाद रानी सुतकीर्ति को ये सूचना मिली कि महाराज अचेत हो गए हैं। उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया तो सुकमती और दिग्विजय से बोली, आप लोग शीघ्रता करें से यहाँ से निकल जाइए और साधारण वस्त्र उनको पहनने के लिए दे दिए। महाराज की चेतना अवस्था आने तक इस राज्य से कहीं दूर चले जाइए। रानी सुकमती तुरंत ही रानी सुतकीर्ति के गले लग गई और कहने लगी, धन्यवाद सखी, आपने हमारी सहायता करके हम पर बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए रानी सुकमती के नेत्रों में आंसू बहने निकले। रानी सुतकीर्ति कहने लगी, ऐसा ना कहें बहन, इसमें तो मेरा भी स्वार्थ छिपा हुआ है। ये तो मैंने अपने लिए किया है ताकि मेरा और मेरे पुत्र सूर्य दर्शनशील का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसमें मैंने आपके साथ कोई भलाई नहीं की है। और सुतकीर्ति के नेत्र भी भर आए। दिग्विजय और सुकमती ने साधारण वस्त्र धारण किए और भरे हुए नेत्रों से सुतकीर्ति से विदा लेकर निकल पड़े राजकुमारी नीलांजना की खोज में। उधर राजा प्रबोध का शरीर जल की लहरों में बहते हुए नदी के तट पर मछुआरों को मिल गया। उन्होंने राजा के शरीर को टटोला, नब्ज देखी तो राजा अभी भी जीवित थे। उन मछुआरों में से एक ने कहा कि मैं इसे अपनी झोपड़ी में ले जाता हूँ और इनका उपचार करता हूँ, शायद ये ठीक हो जाएं। और इनकी अवस्था अभी ठीक नहीं है, ये अभी बहुत ही अचेत अवस्था में है, लेकिन इनकी नाड़ी चल रही है। पर अपने घर का पता जो बता सके इस अवस्था में ये नहीं है। सब ने कहा कि ठीक है, ले जाओ, और कि औरों की सहायता की आवश्यकता हो पड़े तो कहना। सब मछुआरे इकट्ठे हो गए। उन मछुआरों ने कहा कि ठीक है मित्रों, और वे राजा को अपनी झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी में उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बेटा था। पत्नी ने पूछा, ये किसको उठाकर लाए हो? तो मछुआरा बोला, नदी के तट पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है बेचारा, किसके सहारे छोड़ आता तो ले आया इसको। क्यों सदैव रोना रोती रहती हो? भाग्यवान उसके भाग्य में जो हमारे घर की रोटी लिखी होगी, और फिर ऐसा है मजबूर है बेचारा। अगर हमने थोड़ी सहायता कर भी दी तो जीवन भर हमारा उपकार मानेगा। फिर वह ऊपर बैठा हुआ तो सब देख रहा है ना, जिसके भाग्य में उसने जो लिख दिया वही होकर रहता है। मछुआरा कहने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत बघारो, पहले रोगी की चिंता करो। मैं जब तक जड़ी बूटी पीसती हूँ, तुम इसके गीले वस्त्र बदल कर सूखे वस्त्र पहना दो। मछुआरे की पत्नी ने कहा तो मछुआरा मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि मछुआरे की पत्नी हृदय की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी निर्धनता के कारण उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी, इसलिए थोड़ी क्रोधित हो रही थी। मछुआरे की पत्नी का नाम सिमकी है और जो कि उसका 5 साल का बेटा था उसका नाम कैलाश था। सिमकी ने शीघ्रता से 2-3 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पीस डाली, कुछ घाम में लगाने के लिए और कुछ माथे पर लगाने के लिए। शंखनाद, जो पत्नी का नाम सिमकी था और मछुआरे का नाम शंखनाद था, तो उसने जो थोड़ी सी जड़ी बूटी उसके ताप को कम करने के लिए उसके पैरों के तलवों में मलने लगा। दोनों पति पत्नी राजा प्रबोध की सेवा में लग गए। दिन से रात्रि हो गई, लेकिन प्रबोध ने नेत्र नहीं खोले, लेकिन हृदय की गति अभी भी चल रही थी।
प्रातः होते ही राजा प्रबोध ने अपने नेत्र खोले और पूछा, मैं कहाँ हूँ? शंखनाद मछुआरा बोला, महाशय आप हमारी झोपड़ी में हैं। नदी किनारे आप मुझे अचेत अवस्था में मिले थे तो मैं आपको अपने घर ले आया। आप पता नहीं ऐसी अवस्था में कब से पड़े थे। शायद कोई अधूरा काम करके आपके हाथों से होना लिखा है, इसलिए ईश्वर ने आपके प्राणों की रक्षा की है। मछुआरे ने कहा, महाशय इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। अब मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अरे भाग्यवान सुनो, जल्दी से हल्दी वाला दूध ले आओ। महाशय ने आंखें खोल ली हैं। उसकी पत्नी बोली, अभी लाई। जो मछुआरे ने प्रबोध को अपना सहारा देकर बैठाया और अपने हाथों से दूध पिलाकर बोला, अब बताइए महाशय आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? और तो राजा प्रबोध बोले, मित्र मैं पुलस्त देश का राजा प्रबोध हूँ। पड़ोसी देश का राजा मेरा मित्र था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, मुझसे गहरी मित्रता का स्वांग रचकर मेरा परिहास किया। पता नहीं मेरी रानी सुखमती और मेरी पुत्री किस अवस्था में होंगे। उस पापी ने क्या किया होगा उनके साथ। फिर शंखनाद मछुआरा बोला, महाराज बड़ी दुखद घटना हुई आपके साथ। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। राजा प्रबोध बोले, मित्र आपके शब्दों ने हमें बड़ा ढांढस बंधाया है। संकट की इस घड़ी में प्रेम के दो मीठे बोल और उपचार का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र, जो आपने मुझे इस संकट से उभारा। आपका यह उपकार मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राजा प्रबोध ने जो मछुआरे को अपने हृदय से लगा लिया। मछुआरा शंखनाद बोला, महाराज मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा नाम शंखनाद है और मेरी पत्नी सिमकी है और यह मेरा 5 साल का बेटा कैलाश है। आपने मुझे अपनी मित्रता के लायक समझा। और तो मछुआरे ने कहा, महाराज अब आप विश्राम करें और किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं। महाराज प्रबोध ने कहा, ठीक है मित्र। दिग्विजय और सुखमती उसी मार्ग पर आगे बढ़े जा रहे थे जो मार्ग सुखमती ने सौदामिनी को सुझाया था जब वो नीलांजना को लेकर भागी थी। रात भर नाव से नदी को पार करने लगे और फिर जंगल में भागते भागते दिग्विजय और सुखमती बहुत थक गए थे। उन्हें दूर से एक गांव दिखाई दिया। दोनों वहां पहुंच गए। गांव में उन्होंने प्रवेश किया तो वहां जाकर देखा कि कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। वे लोग आपस में कह रहे थे, पता नहीं ये स्त्री कौन है, किसी की ब्याहता है या फिर किसी की पुत्री को लेकर भागी है। 2 दिन से यहीं वृक्ष के नीचे पड़ी है। इसके साथ जो नन्ही सी बच्ची है उस पर तरस खाकर गांव की स्त्रियों ने बच्ची के लिए दूध और उसके लिए खाने के लिए भोजन दे दिया था। स्त्रियों ने पूछा भी तो उसने कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसकी क्या इच्छा है जो यह यहाँ पड़ी है। इसे शीघ्र ही इस गांव से निकालो। इतना सुनते ही दिग्विजय सिंह ने भीड़ को हटाकर देखा तो वह सौदामिनी थी और नीलांजना को अपनी दोनों हाथों से जोर से दबोच कर बैठी हुई थी कि कोई उसे छीन ना ले। तभी दिग्विजय ने कहा, अरे तुम यहाँ हो? लोगों ने पूछा, भाई तुम क्या इसे जानते हो? तब दिग्विजय ने कहा कि हाँ, यह मेरी पत्नी है। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और यह हमारी पुत्री को लेकर ना जाने कहाँ चली गई। मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ। यह इनकी बड़ी बहन है। उसने रानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी बच्ची बिल्कुल अपनी मौसी का चेहरा लिए पैदा हुई है। देखिए अपनी मौसी से कितना चेहरा मिलता है। सब ने कहा, ठीक है भाई, ले जाओ अपनी पत्नी को। और सौदामिनी ने भी कहा, थोड़ा सा समझ गई इशारा। और वह थोड़ी थोड़ी बातों पर घर से रूठा नहीं करते। पति पत्नी में तो आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है। वह सौदामिनी से कहने लगा। सौदामिनी ने भी जैसे सुखमती को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, जीजी जीजी करके अभिनय करते हुए उसके गले लग गई। रानी सुखमती अपनी पुत्री नीलांजना को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगाकर अपना प्रेम प्रकट किया। फिर सुखमती ने गांव वालों से जाने की अनुमति मांगी
और धन्यवाद प्रकट किया कि आप सबने मेरी छोटी बहन को आसरा दिया और उसे शरण दी। मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ। अब हम चलते हैं। गांव वाले बोले, बहन आप सब हमारे गांव में अतिथि हैं, बिना भोजन किए हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। कृपया आप सब यहाँ से भोजन करके ही जाएं। सुखमती ने गांव वालों की बात के मान रख ली और वैसे भी उन लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और दिग्विजय ने भी संकेत दे दिया कि वह भी भूखा है। गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें भोजन कराया। वे लोग वहाँ से चले गए। दिग्विजय ने कहा कि क्यों ना हम अपने उसी कबीले में चलते हैं, वहीं चलकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सुखमती भी कहने लगी, यही ठीक रहेगा। अब सौदामिनी दिग्विजय से कहने लगी कि तूने मुझे अपनी पत्नी क्यों कहा? तुमने मुझे अपनी पत्नी क्यों बना लिया? तुझे लज्जा नहीं आई मेरे बारे में ऐसा कहते हुए? दिग्विजय कहने लगा, उस समय कोई डर या उस समय कोई उपाय नहीं सूझा था। और अच्छा सच सच बताओ, बनोगी मेरी पत्नी? तो दासी कहने लगी, सौदामिनी सुनो, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम मुझसे आगे से ऐसी बातें की तो। सौदामिनी ने उसके मजाक का उत्तर दिया और वह गुस्से में बोली, तुम देखने में तो बड़े सीधी लगती हो, लेकिन वैसी हो नहीं, तुम तो बड़ी नकचड़ी हो। दिग्विजय कहने लगा तो सौदामिनी रानी से बोली, इसे समझा लीजिए सुखमती। रानी साहिबा सुखमती बोली, बस दिग्विजय बहुत परिहास हुआ। अब सब कबीले पहुंच गए। हंसते बोलते कबीले में पहुंच गए तो दिग्विजय बोला कि दिग्विजय वहां जाकर शांत हो गया। कबीले पहुंचकर सारी घटना कबीले वालों को बता दी। अब सब कबीले में रहने लगे और एक दिन राजा प्रमोद जब ठीक हो गया तो मछुआरों से ठीक होकर अपने राज्य में छिपकर रहने लगा। और एक दिन वह घूमते घूमते उसी जंगल में आ गया जहाँ वे रानी अपने कबीले के साथ रहती थी। उसने नीलांजना को देखा तो उसे लगा कि उसकी बेटी है। उसने नीलांजना को पहचान लिया। उसके पास जाकर पूछने लगा, बेटा, फिर भी उसे शंका थी कि है तो मेरी बेटी, लेकिन उसके राज्य पर आक्रमण हुआ था। शायद दुश्मन राजा ने उनकी पत्नी और बेटी को मार दिया होगा या बंदी बना लिया होगा, इसलिए वह यहाँ कहाँ से आ सकती है? शायद बेटी के भ्रम में बेटी का प्यार है, इसलिए उसे अपनी बेटी जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, इसी रंग रूप की है। लेकिन फिर भी वह अपनी शंका मिटाने के लिए उसके पास पहुंचा और कहने लगा, बेटी, आपकी माता का क्या नाम है? तो नीलांजना बोली, मेरी माता का नाम सुखमती है। राजा को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह उसकी बेटी है, तो वो नीलांजना के साथ कबीले में आ गया और उसने सुखमती को देखा तो बहुत से प्रश्न जो उठे और अब वो साथ रहने लगे। तो राजा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने मुझे मारकर नदी में डाला था तो कैसे मछुआरों ने उनके प्राणों की रक्षा की। अब उन्होंने योजना बनाई और मछुआरे और कबीले के लोगों के साथ सेना तैयार की। राजा भी बहुत बहादुर था और उन्होंने दुश्मन राजा पर आक्रमण करके अपने राज्य को छीन लिया और वहाँ पर राजा राज्य करने लगे। उन्होंने अपना चंद्रसेन से वापस राज्य ले लिया था और राजा रानी अपनी राजकुमारी के साथ प्रेम से रहने लगे। उधर दिग्विजय ने भी दासी सौदामिनी से विवाह कर लिया। वे भी उनका भी घर बस गया और सब प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।